हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही होगा कि हमारी नेक्स्ट संडे की सीरीज़ एक डीसी की सीरीज़ होने वाली है, मतलब फाइनली। और आप लोग मुझे पता है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगे थे कि कोई डीसी की सीरीज़ शुरू की जाए, हमें डीसी की सीरीज़ के बारे में तुमसे सुनना है। तो फाइनली मैंने एक डीसी की ऐसी सीरीज़ ढूंढ ली है जिससे हम किसी टाइमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी बड़े स्टोरी आर्क को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। उसकी वजह ये है कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, जैसे इसका टाइटल है द टेल्स फ्रॉम द डार्क मल्टीवर्स। अब डीसी के अंदर कुछ सालों के अंदर ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से डीसी यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आप लोग के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि जो लोग नए आ रहे हैं डीसी कॉमिक्स की तरफ और जो ये स्टोरी को समझना चाहते हैं उनको थोड़ी सी बैक स्टोरी पता हो। उसके बाद दूसरी वीडियोस में मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डीसी के अंदर न्यू 52 के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था कि दुनिया के अंदर यानी पूरी मल्टीवर्स के अंदर 52 यूनिवर्सेस हैं जहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं और अलग अलग तरीके से वो इन यूनिवर्स से अलग अलग कुछ उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, जैसा कि मल्टीवर्स के अंदर होते ही हैं। लेकिन रिसेंटली एक इवेंट हुआ था डार्क नाइट मेटल का, जिसके अंदर हमें ये बात रिवील हुई थी कि जो यूनिवर्स 52 है उस यूनिवर्स की भी अपोजिट एक यूनिवर्स है जो कि डार्क मल्टीवर्स कहलाती है। और उस मल्टीवर्स की हर एक यूनिवर्स है वो एक डार्क यूनिवर्स है, मतलब उसके अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जैसे उनकी अर्थ वगैरह टोटली बर्बाद हो चुकी है और वहाँ पे जो हीरोज हैं वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमारी अर्थ के ऊपर हैं, जैसे सुपरमैन, बैटमैन वगैरह, बल्कि वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से वो दुनिया बदल के रह गई है। और इस तरह हमारी सीरीज़ के अंदर 5 इश्यूज हैं जिसके अंदर हम 5 अलग अलग यूनिवर्स के ऊपर नज़र डालेंगे जिनके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि हमारी यूनिवर्स के अंदर भी हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा सी स्लाइटली डिफरेंसेस होने की वजह से वो पूरी की पूरी यूनिवर्सेस बर्बाद हो गई हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जब आप एक चीज़ को थोड़ा इधर से उधर कर दें तो वो कितनी ज़्यादा बदल सकती है, क्योंकि वही चीज़ हमारी यूनिवर्स के अंदर भी हो चुकी है वो सारे इवेंट्स, लेकिन हमारी यूनिवर्स में उसके असरात ऐसे नहीं हुए क्योंकि हमारे हीरोज़ ने अच्छे कदम उठाए थे और एक गलत कदम उठाने से एक पूरी यूनिवर्स बर्बाद हो सकती है। तो ये कॉमिक्स डीसी कॉमिक्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा और मज़ेदार लगा, और साथ में ये स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा डार्क और सीरियस भी हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा और हर संडे हम अपना एक एपिसोड शेयर किया करेंगे और इस तरह 5 संडे के अंदर हम इस पूरी सीरीज़ को निपटा देंगे। लेकिन ये सीरीज़ के हर एक इशू जो है वो डबल साइज इशू है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली कॉमिक्स 20 पेजेस या 23 पेजेस के होते हैं, लेकिन इसका हर एक कॉमिक जो है वो 40 से अबव पेजेस का है। तो मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है और मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह का कॉमिक बुक सीरीज़ को एक ही एपिसोड में कवर करना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे फोर्स किया था कि मैं डीसी कॉमिक्स शुरू करूँ अपने चैनल पर। फर्स्ट टाइम मैं डीसी की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं देखना चाहूँगा कि जो लोग मुझे डीसी के लिए पहले कह रहे थे कि अब वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे डीसी के कॉमिक्स पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा कम लोग हैं और उसको देखने वाले भी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूवर्स की बात रखते हुए इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। सो गाइस, बिना किसी और बात के चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और इसकी कहानी हम मल्टीवर्स के अंदर से शुरू होते हैं, जहाँ पे हमें एक आदमी जो है वो बता रहा होता है कि द मल्टीवर्स द कलेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड रियलिटीज़। ये एक ऐसा लैंडस्केप है दुनियाओं का जिसको डार्कनेस से दूर रखा गया है, वो भी सिर्फ एक बारीक बैरियर के जरिए। लेकिन वो बैरियर वो है क्या चीज़? वो सिर्फ एक मोमेंट है, एक चॉइस है कि हम उस वक्त क्या चूज़ करते हैं और हम क्या बन सकते हैं, और वो चीज़ इस सब को बदल के रख देती है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि इसके साथ साथ हमें जो एपिलॉग सुनाया जा रहा है उसमें हमें कुछ ज़्यादा कॉमिक्स की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि डार्क मल्टीवर्स की दूसरी यूनिवर्सेस हैं कि एक यूनिवर्स के अंदर डार्क नाइट मेटल वाला जो इवेंट हुआ था वो किस तरह से हुआ था और बैटमैन हू लाफ्स वो किस तरह से बना था, क्योंकि सिर्फ उसने अपनी एक चॉइस को चेंज कर दिया था जिसकी वजह से वो इस तरह का बन गया था। और वो जो आइडेंटिटी है वो हमें बता रही होती है कि किस तरह से मैं जो हूँ इस मल्टीवर्स के ऊपर अपनी निगाहें जमा के रखा हुआ हूँ और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस बैरियर के बाहर की दुनियाओं को जो है हमेशा से इग्नोर करने की कोशिश करी है, लेकिन अब मैं उनको और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत ख़तरनाक क्राइसिस हमारी तरफ आ रहा है और परहैप्स अब तक जितने भी क्राइसिस इस यूनिवर्स के अंदर, इस मल्टीवर्स के अंदर आए हैं, ये उन सब में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और ख़तरनाक साबित होने वाला है। और अगर इस मल्टीवर्स को सर्वाइव करना है इस क्राइसिस के अंदर तो उसको अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा। मेरा नाम टेम्पस फोगिनॉट है। मैं एक अकलौती ऐसी बीइंग हूँ जो कि फ्रीली मूव कर सकती है एक मल्टीवर्स से दूसरी मल्टीवर्स के अंदर, एक रियल्म से दूसरी रियल्म के अंदर, क्योंकि ये मेरी पावर है, ये मेरा कर्स है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाहूँगा। टेम्पस फोगिनॉट जो आदमी है आप समझ लीजिए जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स के अंदर दी वॉचर है जो कि हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता है लेकिन कहीं इंटरफियर्स नहीं कर सकता है, इसी तरह डीसी यूनिवर्स का आप इसको वॉचर समझ सकते हैं, लेकिन ये मल्टीवर्सल लेवल पे काम करता है। ये सारी की सारी मल्टीवर्सेस को ऑब्जर्व करता है और हमें बताएगा इसमें से इसी तरह कुछ मल्टीवर्सेस की कहानी। और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए मैं बताता है टेम्पस कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आज एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसको लोग भुला चुके हैं और उसके पास आने की सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है द डार्क मल्टीवर्स।
हर एक चीज़ जिससे तुम डरते हो, हर एक पॉसिबिलिटी वो यहाँ पर रहती है और उसकी अपनी ही एक दुनिया है। पहले ये सारे के सारे वर्ड्स जो थे वो वैनिश हो गए थे क्योंकि दुनिया के अंदर से डर मिटा दिया गया था। लेकिन लेटली अगर हम बात करें तो सोर्स वॉल को जो है एक बार दोबारा ब्रोकन कर दिया गया है क्योंकि क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि बदल दी गई हैं, कुछ चीज़ें वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गई हैं। दुनिया इस डार्क मल्टीवर्स के अंदर जो है वो म्यूटेट हो रही हैं, वो एक दूसरे की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। उनको इस बारे में खबर नहीं है कि उनका क्रिएटर इस सब के बारे में जब जानेगा तो वो कितना नाराज़ होगा उनसे। मैं आज यहाँ पे सिर्फ एक मकसद के लिए आया हूँ, इस होप के अंदर आया हूँ कि मैं तलाश कर सकूँ कि इन दुनियाओं के अंदर कोई दुनिया ऐसी मौजूद है क्या अभी भी जो अपकमिंग फाइट के अंदर हमारा साथ दे सके। क्या यहाँ पे अभी भी कोई न्यू हीरोज़ हैं? मैं यहाँ पे कुछ हीरोज़ की तलाश में आया हूँ जिनके अंदर अभी भी वो आग जलती है जो कि डर को मिटा सकती है। लेकिन इस टेरिबल प्लेस के अंदर मुझे शक है कि कोई मुझे शायद ऐसा मिल सके जिसकी मैं मदद इस्तेमाल कर सकूँ। और अगर मुझे यहाँ आज कोई ना मिला तो मुझे डर है तो हम सब भी जो है इस डार्कनेस का शिकार ना बन जाएं। लेकिन आज जिस मैं दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे आया हूँ वो दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा मिलती है और इसी तरह हम उस यूनिवर्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ पे हम सीधा जो है टेम्पस की कन्वर्सेशन से बाहर जाके बल्कि अब उस यूनिवर्स उस अर्थ के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही होती हैं उस अर्थ पे से कि मैं हूँ बेन, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान ले सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से बेन यहाँ पे जो है बैटमैन की बोन तोड़ता है। और अगर डीसी कॉमिक्स की बात करें तो पास्ट के अंदर एक ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क था जिसके अंदर बैटमैन और बेन की फाइट होती है और बेन बैटमैन की कमर तोड़ देता है। और यही चीज़ हमने डार्क नाइट मूवी के अंदर भी देखी थी। और टेम्पस बताता है कि ये एक ब्रोकन वर्ल्ड है जो कि बहुत पहले हार चुका है क्योंकि इस इवेंट के बाद बैटमैन की जगह किसी और सक्सेसर ने ले ली थी जो कि एक गलत सक्सेसर था, उसका नाम जीन पॉल वैली था। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन का कॉस्ट्यूम एक आदमी को मिलता है और वो बोलता है कि ये तो उसी का कॉस्ट्यूम है और वो उसका कॉस्ट्यूम पहन के बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर नया बैटमैन बन जाता है। और वहाँ पे वो बताता है टेम्पस कि ये एक प्रीविजन था मेंटल का, किसी और को मेंटल सौंप दिया गया लेकिन इवेंचुअली ब्रूस वेन को इसके बारे में पता चल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था तो इसलिए वो उसको फिक्स करने के लिए निकल गया था ताकि वो इस आदमी से इस सिटी को बचा सके, उसको महफूज रख सके। अगर हम किसी और दुनिया की बात करें तो उस वर्ल्ड के अंदर बैटमैन ने अपना मेंटल वापसी हासिल कर लिया था और वो सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन जिस दुनिया में आज मैं तुम लोगों को लेकर आया हूँ उस दुनिया में ऐसा नहीं हुआ था। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो नया बैटमैन बना होता है वो ब्रूस वेन वाले बैटमैन की यहाँ पे जान ले लेता है और उसके सीने के अंदर एक चाकू आर पार कर देता है। और ये दरअसल मैं आपको बताना चलूँ कि जीन पॉल जो है ये एक फॉर्मर विलन रह चुका है बैटमैन का जो कि अज़ाज़िल के नाम से जाना जाता था और इसको बैटमैन का कॉस्ट्यूम मिल गया तो ये बैटमैन बन गया। और वो बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ ब्रूस कि तुमने चुनने में कोई गलती नहीं करी है, मैं बिल्कुल सही चॉइस हूँ इसी के लिए, मैं ही वो शख्स हूँ जिसको गौतम की ज़रूरत है, गौतम यही डिजर्व करता है और मैं तुम्हें ये चीज़ दिखा के रहूँगा। और इसी तरह टेम्पस हमें बताता है कंटिन्यू करते हुए कि अब जो आने वाले साल थे इस इवेंट के बाद से गौतम सिटी को उसने बिल्कुल बदल के रख दिया था। ऐसी ऐसी चेंजेस जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर उसने आग लगा दी थी, हर एक चीज़ को उसने अपनी इमेज के अंदर रीमेक करना शुरू कर दिया था। गौतम सिटी अब सिटी ऑफ कोर्ट्स बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जो कि अपनी रिसोर्सेज और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती थी लेकिन सारी दुनिया को वहाँ से दूर करके रखती थी। लेकिन आज मैं अपनी नज़रें उसके ऊपर दोबारा दौड़ा रहा हूँ और दोबारा उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मुझे फिर नज़र आ रहा है कि इस दुनिया को बदलने का एक मौका सामने आया है, एक और मौका जो कि इस दुनिया को दोबारा ठीक कर सकता है। तो अब देखना यह है कि ये दुनिया बदलती है कि नहीं। और इस तरह हम लोग उस कहानी के यानी कि जब बैटमैन मर चुका होता है और एक नया बैटमैन आ गया है शहर के अंदर, गौतम के अंदर, जिसने उसको बदल के रख दिया है, उस कहानी के हम 30 साल बाद शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब 30 साल तक ये यूनिवर्स उसी बैटमैन के अंदर चल रही थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं और वो सारी क्या चेंजेस हैं वो हम सब अब देखने वाले हैं। वहीं से वो बोलती है तुम्हारी सिटी बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है, हाउएवर ये सिचुएशन ऐसी है कि इसको तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है। और यहाँ से हम लोग डुमास होम के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि फॉर्मली ब्रूस वेन का घर हुआ करता था लेकिन अब वो यहाँ पे कब्जा कर चुका है और बैटमैन की हर चीज़ उसकी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैटमैन है अज़ाज़िल फ्रेड का काम कर रही होती है और वो बताती हैं उसको कि अर्लियर टुडे एक आदमी को किडनैप कर लिया गया था, उसको हार्म पहुँचाने की कोशिश की गई थी। तो वो पूछता है क्या हम उस आदमी के इंटेंशंस जान सकते हैं, उसके पास जिस किस्म के वेपन थे मुझे उससे उसका एम्बिशन बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो हम देखने के अज़ाज़िल यहाँ पे पूछता है मतलब वो है कौन आखिरकार। तो बोलता है कि वो एक आउटसाइडर है जिसका नाम लुइस रामोस है, हमारे फ्रेंड मिस्टर कॉबलपॉट जो हैं उन्होंने उसको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया था और हमारे एक आदमी कार्डिनल ने जो है रेमोस को पकड़ लिया है इससे पहले कि वो अपना इविल प्लान या कैंपेन शुरू कर पाता, लेकिन अभी के लिए उसने अपना मुंह नहीं खोला है और ना ही वो खोलने वाला है। और रही बात गौतम से बाहर की न्यूज़ तो कुछ सही नहीं लग रहा है। एक अजीबो किस्म का पेंडेमिक जो वो फैला हुआ है जो कि लोगों के बीच फैल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ लोग इसका शिकार हो चुके हैं और वो जल्द से जल्द मारे जा रहे हैं। और लेजरस स्पिट का लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन इतनी ज़्यादा लेजरस स्पिट का इस्तेमाल करने से अब उसका असर कम हो गया है। लोग सिर्फ आधे ही रिजरेक्ट हो रहे हैं और बाकी आधे वो रिजरेक्ट नहीं हो रहे हैं। और एक पैरासाइट क्लिटिकलिज्म जो है वो मेट्रोपोलिस के अंदर फैल चुका है 2 साल पहले और उसकी वजह से प्रेशर जो है अब गौतम के ऊपर बनता ही जा रहा है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि देखो आउटसाइड वर्ल्ड की हमें कोई परवाह नहीं है, वो हमारा कंसर्न नहीं है,
टॉर्च बियरर को इंस्ट्रक्ट करो कि कॉबल पॉट को यहाँ पे गैदर करे और रमोस को भी गैदर कर ले। मैं उनसे जल्द आके मिलूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरी प्रेजेंस कहीं और रिक्वायर्ड है। तुम जानती हो कि मुझे कहाँ जाना है। तो बोलती कि ओ हाँ, मुझे याद आया, वो आज ही का दिन है ना। सही कहा ना मैंने। जीन पॉल, अगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँ, मतलब हर साल जो हो तुम इस तरह से यही सेम चीज़ करते हो, तो क्या तुम इस बार भी ये सब करना चाहते हो? क्या इस साल भी तुम वही सब करना चाहते हो? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें ये बार बार हर साल करना चाहिए। तो बोलता कि मैडेलिन, मैंने ये एक प्रॉमिस किया था, और अगर हम अपने प्रॉमिस को ही ना निभाएं तो फिर हमारी इंसानियत का क्या फ़ायदा, हमारे ट्रेडिशंस का क्या फ़ायदा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपना अजीब व गरीब बैट सूट उसने बनाया होता है, उसको पहनता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है और बोलता है कि कार्डिनल और टॉर्च बियर को समझा देना कि वो मेरे आसपास ही रहें और जजमेंट को जो है वो सर्व करें। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स माय लव, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं वेन टावर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैटमैन आज वेन टावर के अंदर किसी से मिलने के लिए आया है। और वहाँ पे वो अंदर घुसता है उस टावर के अंदर और बोलता है द एंड ऑफ द थर्ड संडे, जैसा कि हर समर के लास्ट मंथ के अंदर होता है। ये एक कांस्टेंट टाइम है हम दोनों के मिलने के लिए। लेकिन आज फिर मैं तुमसे मिलते हुए इसी बात को सोच रहा हूँ, क्या आज के दिन वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं? क्या आज के दिन तुम अपना दिमाग बदलोगे? और क्या आज के दिन तुम फाइनली इस सारी की सारी सच्चाई को एडमिट कर लोगे, ब्रूस? और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैटमैन यानी ब्रूस वेन होता है, उसको उसने दरअसल मारा नहीं था, बल्कि उसकी एक इतनी बुरी हालत कर दी जिसको देख के ही आपको खौफ आ रहा होगा। मतलब वो आधा जिंदा भी है और आधा मुर्दा भी है। ना वो जिंदा आप उसको कह सकते हैं, ना ही मुर्दा कह सकते हैं। और इसने इसको यहाँ पे कैद में रखा हुआ है, जिससे मिलने के लिए ये हर साल यहाँ पे आ रहा होता है। और वहीं पे ब्रूस बोलता है कि मैंने सुना है कि गौतम सिटी के अंदर कुछ फोर्सेस गैदर होना शुरू हो गई हैं जो कि तुम्हारे साथ काम कर सकती हैं। क्या ये किसी किस्म का कोई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तो बोलता है कि वो सिर्फ एक आउटसाइडर है जिसकी इल इंटेंशंस हैं और उससे मैं बहुत जल्दी निपट लूंगा। तो ब्रूस बोलता है लेकिन मैंने सुना है कि कॉबल पॉट, जिसके ऊपर तुम विश्वास करते थे, वो भी उसमें शामिल है। वैसे मैं सरप्राइज इसी बात पे हूँ कि उसने तुमसे गद्दारी करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। तो वहाँ पे बैटमैन बोलता है तो उसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा अप्रूवल मिल गया है। तो बोलता है कि तुम्हें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं मिला। और हम देखते हैं कि वो बैटमैन उसका ब्रूस का मुंह पकड़ता है और उसको दबाना शुरू करता है और वो वहाँ से चीख रहा होता है। तो बोलता है कि तुम्हारे आजकल दिमाग के झटके कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सही कहा ना मैंने, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं बढ़े कि वो तुम्हारी जान ले लें, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो इतनी आसानी से तुम्हारी जान ले जाएं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस एगनी को, इस दर्द को अपने अंदर महसूस करते ही रहो। लेकिन हमेशा की तरह आज मैं तुम्हारे पास तुम्हें पीस ऑफर करने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट चाहता हूँ। अगर तुम वो मुझे दे देते हो तो उसके बदले में सारा का सारा दर्द मैं तुम्हारा ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ टिम, डिक, ऑलफ्रेड और बाकी के जो दूसरे लोग थे, उन सबके दर्द का क्या होगा? उन लोगों ने जो दर्द बर्दाश्त करा है उसका क्या होगा? तो बोलता है कि मैंने सिर्फ वही करा है जो कि कोई और दूसरा करता। मैंने इस पूरी की पूरी दुनिया में गौतम को बचा के रखा है जब ये दुनिया बर्बाद हो रही थी। गौतम अभी भी खड़ा हुआ है क्योंकि इसको मैंने चलाया था। तुम रूल करते थे पार्शियल कोर्ट्स के जरिए जो कि हाफ मेजर्स थे। तो ब्रूस बोलता है कि मैंने कभी भी सिटी के ऊपर रूल करना नहीं चाहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें हमेशा से डर लगता था, तुम इस चीज़ से डरते थे। मुझे बिलीव था अपने मेथड्स के ऊपर, मुझे बिलीव था अपने ऊपर। मैं एक एग्जाम्पल बनना चाहता था। मुझे पता था कि मैं इस दुनिया को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ और इसी वजह से गौतम सिटी के ऊपर मैंने राज करा है। और देखो गौतम सिटी आज कहाँ खड़ी है, जबकि पूरी दुनिया के शहर वो तड़प रहे हैं, झुलस रहे हैं। मैं हमेशा से वो बैटमैन था जिसको इस सिटी की हमेशा से ज़रूरत थी। तुम्हें बस वो लफ्ज़ कहने की ज़रूरत है, तुम मुझे वो बता दो और मैं तुम्हें सारा का सारा पीस ऑफर कर दूंगा। तुम्हें ये तकलीफ बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत इस सिटी को थी वो कभी तो हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि वो बैटमैन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जो कि हर तरह के क्राइसिस के अंदर अपनी सिटी को बचा सके। लेकिन तुम एक वीक पैरानॉइड हो जो कि दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा वैनम का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन देखो अब तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और एक बात बताऊं कि जब अगला क्राइसिस आएगा, जो कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो हमेशा ही आते हैं, और जब वो क्राइसिस तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा तो तुम उसके सामने कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हार मान जाओगे, तुम फेल हो जाओगे और तुम उस क्राइसिस के आगे झुक जाओगे, गिर जाओगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रूस को अंदाज़ा है कि कोई ना कोई क्राइसिस यहाँ पे आने वाला है, लेकिन बैटमैन को इसके बारे में कुछ खबर नहीं है और वो ये सारी बातें सुन के वहाँ से चल जाता है और बोलता है कि ठीक है ब्रूस, लगता है कि तुमने अपना माइंड नहीं बदला, तो फिर अगले साल तक के लिए अलविदा, हम अगले साल मिलेंगे ब्रूस। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बैटमैन ने ब्रूस को इसीलिए जिंदा रखा हुआ है क्योंकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि बैटमैन उसको आज तक नहीं दे रहा है। मतलब 30 साल हो चुके हैं इस बात को। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं कॉबल पॉट, रेमोस और जो बाकी के लोग थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटमैन के यहाँ पे 2 मेंबर, यानी कि जिसमें से एक का नाम आपको टॉर्च बियरर और एक कार्डिनैक बताया गया था, और वो लोग यहाँ पे इन दोनों की जजमेंट आज कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी करने की कोशिश करी है बैटमैन से। और वो बोलता है कि एक मिस्टेक डियर, एक बहुत ही ग्रेव मिस्टेक, ऑसवाल्ड कॉबल पॉट, तुम्हें जो है चार्ज किया जाता है इस सब गद्दारी के लिए। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट करे, कॉबल पॉट बीच में बोलता है कि मेरा सब में कुछ भी लेना देना नहीं है, ये वेपन्स वगैरह इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ऑनेस्ट इंपोर्ट बिजनेस चलाता हूँ यार, तुम लोग को मुझ में विश्वास नहीं है और मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, आखिरकार ये है तो है कौन।
लेकिन वो आदमी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम वेपन्स को हमारी सिटी में लेकर आए हो और इसी वजह से तुम्हें गिल्टी साबित किया जाता है और तुम्हारा सेंटेंस वो डेथ होगा बाय द ग्लोरियस राइटियस फ्लेम। लेकिन कॉबिल पॉड बोलता है कि जेंटलमैन प्लीज, हम लोग ये सब बैठ के आराम से डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग यानी तुम और मैं कर सकते हैं। हमारा सैंड और मैं जो हूँ हमेशा से एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं और इसीलिए हमारा ये रिलेशनशिप इतने सालों से चल रहा है। मुझे उससे बात करने दो, अगर मैं उससे अपनी बात साबित ना कर पाया और मेरी गलती मेरी हुई तो फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो तो मेरे साथ कर देना, लेकिन पहले मुझे उससे बात करने दो कम से कम। ये सच में एक बहुत ही ग्रेव मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इससे पहले कॉबिल पॉड अपनी बात कंप्लीट करे और उनको राजी कर सके बैटमैन से मिलवाने के लिए, लेकिन उसका जो आदमी होता है टॉर्च बियरर, वो अपनी आग की तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और बोलता है कि लुइस ऑर्मोस, तुम्हें भी जो है सेम उसी तरह से चार्ज किया जाता है क्योंकि तुम गौतम सिटी के अंदर अनलॉफुली इंटर होने की कोशिश करते हो, उसको पोजेशन हासिल करने की कोशिश करते हो। तो वो रोमोस बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम जाओ भाड़ में, क्योंकि जो चीज़ तुम लोगों की तरफ आ रही हो तुम उसको नहीं बदल सकते हो। मैं तो सिर्फ शुरुआत हूँ और तुम्हारा सेंट बैटमैन जो है वो इस सब को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोगों की बर्बादी तुम लोगों की तरफ आ रही है। और टॉर्च बियरर हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बातें सुन के उसको भी वहाँ पे मार देता है और टॉर्च बियरर अपनी तलवार उठाकर बोलता है कि गौतम के लिए, और वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं कि हाँ गौतम के लिए, गौतम के लिए, गौतम के लिए। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे गौतम गौतम चिल्ला रहे होते हैं, वहीं गौतम सिटी के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग धमाके हो रहे होते हैं, जो कि इन लोगों को नहीं पता इस बारे में कि ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है। और यहीं पे सेंट बैटमैन जो है वो उठता है नींद में से और अपने लैब के अंदर आता है और पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्सप्लोजन माय लव, 5 एक्सप्लोजन एक साथ हुई हैं शहर के अलग अलग जगहों पे और हमारी जो है मेन जगहों को टारगेट बनाया गया था और इस वक्त मैं नहीं जानती कि कितनी लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि टॉर्च बियरर आता है और बोलता है कि सर हमारे ऊपर जो है एक अटैक हुआ है, हमारी तरफ एक फ्लड भी आ रहा है और लोग जो है स्ट्रीट से भाग रहे हैं, एक शेडो आर्मी जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और हम सबसे लड़ने की कोशिश कर रही है। वो लोग जो है मेन कैथेड्रल को रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उसको उस पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। सर ये एक तरह का तख्ता पलट है, हमारे खिलाफ बगावत की गई है। तो वहीं पे सेंट बैटमैन बोलता है कि फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे अभी जाके मिलते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ये सेंट बैटमैन जो है ये एक अजीब और गरीब किस्म का वेनम जो है वो इस्तेमाल करता है, जो कि कभी बेन इस्तेमाल किया करता था अपनी पावर्स को एनहेंस करने के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी डोर खोलता है वेनम की और बोलता है ओल्ड गौतम और रॉबिन्सविल जो है वो इस वक्त केओस के अंदर फंसा हुआ है, हमारी फोर्सेस जो है वो एक एक करके सीज होती जा रही हैं, ये सब हो क्या रहा है। और यहीं पे हम एक आदमी देखते हैं कि वो इन सब चीज़ों से बात कर रहा होता है, जो कि इस कूप का जो है हिस्सा है, यानी कि बगावत का हिस्सा है, और बोलता है कि मैं रिवर की अगली तरफ आ चुका हूँ। तो उससे दूसरी तरफ से कांटेक्ट जो कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम 2 मिनट पहले आ चुके हो। तो बोलता है कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं तो स्विम कर रहा था, मैं इसमें इतना अच्छा ट्रेन हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो बोलता है कि हाँ तुम इतने तेज़ हो, मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारे साथ जल्दी वहाँ तक पहुँच सकता था। तो बोलता है कि ठीक है, अब तुम क्या बातचीत करने वाले हो या फिर जल्द से जल्द मेरे पास आओगे। तो बोलता है कि ऑलमोस्ट इन पोजीशन, तुम फोकस रहो और टनल्स की तरफ चलो, हम लोग वहीं मिलेंगे, गुड लक। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो वेन टावर है, यानी कि जहाँ ब्रूस वेन को कैद किया गया है, वहाँ पे वही आदमी आता है, वही बच्चा आता है और एक एक करके सारे गार्ड्स को निपटा रहा होता है। और हम देख सकते हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स को निपटाता है और उनको निपटाने के बाद वो वेन टावर के अंदर पहुँचता भी है। लेकिन उसमें से एक गार्ड जिंदा रह जाता है और वो एक बैकअप के लिए कॉल कर देता है। और वहीं से वो घुसता है टावर के अंदर और बोलता है कि मैंने सुना था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन सच में सामने से तुम्हें देखने में ओफ यार ये सच में बहुत ज़्यादा है। तो ब्रूस बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो बोलता है कि मेरा नाम टॉरियन है, मैं यहाँ पे तुम्हें और इस गॉथम सिटी को बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन हमें इसके लिए जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग जो है 50-50 ऑड्स के साथ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमारी आर्मी कैथेड्रल पे कब्जा कर लेती है तो अच्छी बात है, वरना चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ब्रूस बोलता है कि नहीं वो कभी भी उसको वो लोग कभी भी उसको जीत नहीं पाएंगे। तो टॉर्ने बोलता है कि हम उस बारे में देख लेंगे। तो ब्रूस पूछता है कि आखिरकार तुम कितने साल के हो। मैं इतने साल का हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तो ब्रूस बोलता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकेले गौतम सिटी को बचाने वाले हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम ऐसे कोई पहले शख्स नहीं हो जिसने ये करने का सोचा है और इस सिटी के अंदर घुस आया है। पॉसिबली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ को करने में अकॉम्प्लिश हो जाओगे। लेकिन इतनी देर में जब वो बातें कर रहे होते हैं, पीछे से 2 गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि फ्रीज, डोंट मूव, हाथ ऊपर, अभी के अभी। लेकिन वहीं पे वो अपनी हुडी पहनता है और मास्क पहनते हुए बोलता है ब्रूस को, क्या मैंने तुम्हें मेंशन करा था कि मेरे फादर कौन थे। और हम देखते हैं कि वो अपनी अजीब व गरीब एक स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता है जिससे वो हल्क जैसा एक लंबा चौड़ा और मसली इंसान बन जाता है। तो बोलता है कि दैट्स बेटर। और हम देखते हैं कि वो उनकी तरफ गार्ड्स की तरफ बढ़ता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन के, और उनकी कुटाई करना शुरू करता है और उनकी एक एक करके सबकी हड्डियाँ तोड़ देता है। और वहीं पर वो बोलता है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ कि तुम इस वक्त यही सोच रहे होगे कि मेरी ट्यूब्स कहाँ हैं। तो बोलता है कि हाँ, दूसरी चीज़ों के साथ मैं इस बारे में भी सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है। तो वो बच्चा बोलता है टॉर्ने कि मेरी बॉडी जो है वो खुद का वेनम प्रोड्यूस करती है, मतलब नेचुरली,
आई गेस मेरे डैड ने कुछ ज़्यादा ही वैनम लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे जीन्स वो बिगड़ गए हैं। तो दरअसल बैटमैन को अब समझ में आया कि ये है कौन, और आपको भी अब आ गया होगा समझ कि ये है कौन। तो दरअसल वो विलन जिसने ब्रूस वेन की कमर तोड़ ली थी और जिसकी वजह से सारे इवेंट हुए हैं, ये दरअसल उसी का बेटा है। और इसके पास भी उसी तरह की बेन जैसी पावर है कि ये अपनी मसल्स को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इसको किसी ट्यूब्स या वैनम की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी जेनेटिकली खुद ही उस वैनम को प्रोड्यूस करने लग गई है। अब तो तुम समझ ही गए होगे, द सन ऑफ बेन और ओनली ट्रू बैटमैन जब दोनों आपस में टीम अप करेंगे तो गौथम सिटी को हम क्यों नहीं बचा सकते हैं। तो क्या तुम्हें अब लगता है कि मैं सिटी को बचा सकता हूँ? तो बोलता है कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ कमिट कर सकूँ, और मुझे लगता नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद कर सकता हूँ। तो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारे लिए भी एक प्लान सोच के रखा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से ब्रूस को आज़ाद करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन हम क्रेथाडेल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि फॉर्मली सिटी हॉल कहलाता था, लेकिन सेंट बैटमैन की एक बहुत बड़ी जगह है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बगावत शुरू हो चुकी है और एक आदमी दीवार के ऊपर खड़े होकर चिल्लाता है कि सिटीजन्स ऑफ गॉथम, अब तुम्हें जो है अपने फॉल्स आइडल यानी कि सेंट बैटमैन की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ पे आए हैं तुम लोग को फ्रीडम दिलाने के लिए, हम तुम्हें वो देने के लिए आए हैं जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीन लिया गया था। लेकिन वहीं ऊपर से आवाज़ आती है कि हाँ हाँ तुम देने के लिए तो आए हो, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि तुम चुका नहीं सकते हो। लेकिन आज तुम यहाँ पे आए हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें ज़रूर चुकानी पड़ेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट बैटमैन यहाँ पे पहुँचता है अपनी टीम के साथ इनसे लड़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ये लड़ रहा होता है तो उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है जिससे बोलती है कि क्या तुम्हें महसूस हो रहा है ज़ैज़िल, क्या तुम्हें वो टैक्टिक्स, वो एसेट महसूस हो रही है कि ये चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलते जा रही हैं, तुम सारा का सारा कंट्रोल वो खोते जा रहे हो जैसे उसने तुमसे पहले खोया था। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं ये सब कुछ नहीं खो सकता हूँ। और वो अचानक वहाँ ज़मीन पे गिर जाता है। तो उसका आदमी उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो बोलता है कि मैं बस ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी देर सांस लेने दो। लेकिन वहीं से कॉम्स से आवाज़ आती है कि हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो एक वॉल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई है, जिसकी वजह से हमारी दीवार टूट चुकी है और समंदर का पानी जो है हमारी आधी सिटी को जो है डुबा सकता है। तो वहीं पे सेंट बैटमैन बोलता है कि कार्डिनल तुम यहाँ पे रुको और कैथेड्रल को संभालने की कोशिश करो और मैं आगे बढ़ता हूँ। और वो अपनी रेस के ऊपर एक बटन दबाता है जिससे वही वैनम उसके वेन्स के अंदर जा रहा होता है, जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मुझे जाना होगा और इस गौतम को रुइन से बाहर निकालना होगा। और हम देखते हैं कि टॉर्नो जो है ब्रूस को अपने कंधे पे बिठा के ले जा रहा होता है। और ब्रूस पूछता है क्या तुम कभी उससे मिले हो? तो वो बोलता है कि किससे? सेंट बैटमैन से। तो कहता है ब्रूस के नहीं नहीं, मैं तुम्हारे फादर की बात कर रहा हूँ, क्या तुम अपने फादर से कभी मिले हो? लेकिन हम देखते हैं कि टॉर्नो को यहाँ पे अपनी सारी बातें याद आ रही थी फ्लैशबैक, क्योंकि हम फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं कि जो सेंट बैटमैन होता है इसी ने जो है बेन को वहाँ पे मार दिया होता है, और उस वक्त ये काफ़ी छोटा हुआ करता था। और टॉर्नो बोलता है कि सेंट बैटमैन ने उसको तलाश कर लिया था जब मैं सिर्फ एक बच्चा ही हुआ करता था। तो बोलता है कि और तुम्हारी मदर वो कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ब्रूस को तभी एक झटका लगता है जो कि उसको पहले लगा, जैसे उसको पहले लगा करता था। तो टॉर्नो बोलता है कि वेन क्या तुम ठीक हो, ये सब हो क्या रहा है? तो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जो था वो गुजर चुका है। तो वहीं पे टॉर्नो बोलता है क्या वाकई में जो रूमर्स मैंने सुने हैं, मतलब कि हर एक साल उसने तुम्हारा एक ही ग्लिम्स तुम्हारी जिस्म से अलग कर दिया था, क्या कुछ ऐसा ही हुआ था? तो बोलता है कि सेंट बैटमैन वो एक बहुत ही कन्विक्ट आदमी है, तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसकी वीकनेसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हेलो ब्रूस, कैसे हो तुम? तो वहीं पे ब्रूस बोलता है कि शिवा। तो शिवा बोलती है कि बहुत अरसे पहले की बात है कि तुमने मेरी मदद इस्तेमाल करी थी ताकि तुम अपने नेसेसरी स्किल्स को रिक्लेम कर सको और अपने मेंटल और अपनी सिटी को बचा सको। तो अब मैं तुम्हारे पास लौट के इसलिए आई हूँ ताकि जो काम तुमने शुरू करा था हम दोनों मिलकर उसको ख़त्म कर सकें। तो ब्रूस बोलता है कि क्यों, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तो कहती है शिवा कि हर कोई इस बारे में नहीं जानता है, ना ही किसी ने नोट किया होगा इस बात को, लेकिन गौतम जब तुम्हारे अंडर था तो वो एक बीकन हुआ करता था। ब्रूस, तुमने जो है लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जगाना शुरू कर दी थी, तुमने लोगों के अंदर की अच्छाई उनको जगा दिया था, तुमने उनको रिमाइंड करवाया था कि उनका जीने का क्या मकसद है, उनको जो है दूसरों का कैसे ख्याल रखना है। लेकिन जब तुम गिरे तो तुम्हारे साथ पूरा गौतम गिर गया और कुछ ना कुछ टूट गया। और वहीं पे टॉर्ने बोलता है कि हाँ, इन सब के अलावा उस मग सन ऑफ अ बिच ने जो है मेरे डैड को मेरी आंखों के सामने मारा है। मैंने पूरी जिंदगी इसी के लिए तैयारी करी है कि मैं उसको जान से मार डालूंगा। द लीग ऑफ असैसिन को मैंने ज्वाइन करा इसीलिए ताकि हम लोग जो हैं सालों से इस एसेट को प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपने सारे एजेंट्स को राइट प्लेसेस में डाला, हमने सिटी के अंदर वेपन्स को स्मगल किया, एक्सप्लोजिव को इस सिटी तक लेकर आए ताकि हम इस जगह को आज़ाद करवा सकें। तो ब्रूस बोलता है कि अगर ऐसी बात है, तुम लोग इतना सब कुछ कर चुके हो तो तुम लोगों को मेरी क्या ज़रूरत है? तो बोलता है कि मेरे फादर अगर यहाँ पे होते तो कुछ बात अलग होती, वो शायद तुम्हारी जगह एक हीरो बन सकते थे, लेकिन उनको जो है बहुत पहले ही रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन सब में मसला ये है कि मैं जो हूँ तुम्हारे दुश्मन का बेटा हूँ। और बोलती है कि अगर गौतम के दरवाजे हमने दुनिया के सामने खोल दिए और दुनिया ने ये देख लिया कि बैटमैन हमारे साथ लड़ रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि इसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। हम तुम्हारी स्पाइन को फिक्स कर सकते हैं ब्रूस, ये दुनिया दोबारा जो है अपने कदमों पे खड़ी हो सकती है। देखो अब मेरे पास वो सब चीज़ें मौजूद है जिसके जरिए मैं तुम्हारी बॉडी तो मैं वापसी दे सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी वो विल बाकी रह गई है कि तुम इस सिटी के लिए दोबारा से एक बैटमैन बन सको जिस बैटमैन की ज़रूरत इस सिटी को है?
और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसके सामने एक डिवाइस रखती है और उसको दबाती है, जिसके अंदर से कुछ नैनो पार्टिकल्स जो है वो निकल के ब्रूस की तरफ जा रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट बैटमैन जो है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आया हुआ होता है, जहाँ पे एक पूरा का पूरी जगह जो है वो डूब चुकी होती है, लेकिन वो समंदर के अंदर कूद के एक पिलर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा होता है। उसके अंदर का ड्यूमस जो होता है वो उससे आगे बात कर रहा होता है, मतलब एक परछाई होती है उसकी, और वो उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि अब तुम्हारे हाथ से सब चीज़ें जा रही हैं, अब वो बैटमैन वापसी से शहर का आ जाएगा जो कभी हुआ करता था और ऐसी ही चीज़ें। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, इस वॉल को मैं दोबारा स्टेबलाइज कर दूंगा, मैं इसमें सक्सीड ज़रूर हूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे सेंट बैटमैन जो होता है वो ये सब नहीं कर पा रहा होता है और वो उस समंदर के अंदर गिर जाता है। और वहाँ पे उसके लोग उसको बचाने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि सर क्या आप हमें सुन सकते हैं, आप अपना हेलमेट उतार दीजिए। और वो बोलते हैं कि थैंक गॉड कि आप अभी तक जिंदा हैं। तो वो पूछता है कि ये बताओ कि कैथेड्रल का क्या हुआ। तो बोलता है कि हमारी फोर्सेस ने उसको सिक्योर तो कर लिया है, लेकिन वार जो है अभी भी पूरे शहर के अंदर फैली हुई है, वो अपने जोरों शोरों के ऊपर है, हर कोई जो है स्ट्रीट्स के ऊपर निकल आया और हमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस बात की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, हम ये जंग किसी और दिन लड़ेंगे। तो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें आज ही लड़ना होगा, हमें इस फाइट को कंटिन्यू करना होगा, हम हार नहीं मान सकते हैं, मुझे सिर्फ एक पोस्ट की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ से हम वेन मैनर के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी कि सेंट बैटमैन के घर के अंदर, और वो उसके लोग बोलते हैं कि सर आप इस बारे में बिल्कुल श्योर हैं, हमें इसी कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत रिकवर हो जाना चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कुछ दिन में आप रिकवर हो जाएंगे, हम फिर इस जंग को दोबारा जीत सकते हैं। तो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं समझ रहे, हर एक आवर, हर एक मिनट जो यहाँ से गुजर रहा है वो मेरे एनिमीज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, और इस सिटी को मेरी ज़रूरत है, इस सिटी को एक सेंट की ज़रूरत है, मुझे बस मेरे कैबिनेट तक ले जाओ और कुछ भी नहीं। और वो वहाँ पे बोलता है कि मैडलिन आखिरकार तुम हो कहाँ, तुम्हारी सेंट को तुम्हारी एड रिक्वायर है, तुम गई तो कहाँ, मैडलिन कहाँ हो तुम। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो अपना कैबिनेट खोलता है तो उसके अंदर एक भी वैनम नहीं होता। तो वो बोलता है कि सारे के सारे वैनम वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि टॉर्ने और जो शिवा होती है वो यहाँ पहुँच चुके होते हैं, और वो पूछती है क्या तुम्हारा कुछ खो गया है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये हम में से सबके साथ होता ही रहता है। तो वो बोलता है कि शिवा और तुम गंदे नाली के कीड़े, मुझे तो पता होना ही चाहिए था कि ये तुम ही लोग हो सकते हो। तो टॉर्ने बोलता है कि तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि हम यहाँ आए कैसे, ओह हमें थोड़ी बहुत मदद मिल गई थी। और पीछे से हम देखते हैं कि मैडलिन आती है और बोलती है कि हेलो माय लव। तो वो बोलता है कि मैडलिन तुमने इनकी मदद करी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अरसे तक खड़ी रही, सैडली मैंने तुम्हारी बहुत मदद करने की कोशिश करी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो है अपने ऊपर से काबू उठ चुका है, तुम उस वैनम के आदी होकर रह गए हो, उस वैनम के बगैर तुम जी नहीं सकते हो, और उस वैनम की वजह से तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, जो कि मेरे ख्याल से मैं बिलीव करती हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी माय लव, मैंने तुम्हें प्यार से बोला, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं था, और मेरी बात का विश्वास करो कि मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन वहीं पे वो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो कार्डिनल। और पीछे से हम देखते हैं कि उसका आदमी जो होता है उसको घोंप देता है और उसकी बीवी की जान ले लेता है, और बोलता है कि तुमने मेरी सिटी को इन्वेड किया, मेरे घर के अंदर घुस आए, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हारी डेथ जो है वो तुम्हें इतनी आसानी से मैं नहीं सौंपूंगा। तो वहीं पे टॉर्नो जो है अपना वैनम ऑन करता है और बोलता है कि वेल तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि मैं भी तुम्हें आसान मौत नहीं देने वाला हूँ। तो वहीं पे टॉर्च बेयर अपनी तलवार रेडी करता है और बोलता है कि एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत, ये सच में पागलपन है। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि नहीं, वो लोग अकेले नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। और हम देखते हैं कि ब्रूस वेन को जो है उन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म का नैनाइट्स दे दिए होते हैं, जिससे उसके सारे के सारे लिम्स और एक नया सूट उसको मिल गया होता है, और ये एक अलग ही किस्म की टेक्नोलॉजी जो कि हमने कॉमिक्स में शायद पहले कभी नहीं देखी। लेकिन वहीं पे वो चिल्लाता है कि ब्रूस नहीं, ये नहीं हो सकता, इन सबको यहाँ पे मार गिराओ। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि शिवा एक बटन दबाती है और इस मैंशन के अंदर एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और सब लोग दूर जाके गिरते हैं। तो बोलता है कि आज की रात हमने कुछ इसी तरह से डिजाइन करी थी कि हर एक चीज को हम जो है पुश करने की कोशिश करेंगे उसके आखिर दम तक, और अगर इस सब के बीच तुम कहीं बच जाते हो तो तुम्हें फिर मुझे फेस करना पड़ेगा। तो कांग्रेचुलेशंस, ऑनेस्टली मुझे देख के काफी खुशी हो रही है कि तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे होने वाला है और अब मैं उस चीज का बदला लूंगा जो तुमने मेरे बाप के साथ की थी, और इसका इंतजार मैं बहुत लंबे अरसे से कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, आज तुम्हें कुछ भी नहीं, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पे एक डिवाइस लगाता है और उससे अपनी जान छुड़ाते हुए पीछे भागता है उसको डॉज करते हुए। और उस डिवाइस की वजह से होता ही है कि उसके अंदर का जो वैनम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ये एक वैनम सोनिक डिस्ट्रप्टर है, एक किस्म का गिमिक है, हमें उसे ये निकालना होगा, उसकी पावर्स काम नहीं कर रही हैं। लेकिन शिवा उसके मुंह पे आके लात मारती है और बोलती है कि ये सारे के सारे गैजेट्स आज तुम्हें नहीं बचाएंगे जीन पॉल, आज तुम्हारी मौत यहाँ पे होके ही रहेगी। वहीं पे टॉर्च बीयर कार्डिनल से बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमारे सेंट को हमारी जरूरत है, जल्दी से अपनी तशरीफ उठाओ, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उन दोनों से निपटने के लिए यहाँ पे बैटमैन आ गया होता है, और आप देख रहे हैं कि ये बैटमैन कितना अजीब और गरीब और डार्क किस्म का लग रहा है, जिसकी ये जो पावर्स हैं ये वैसे तो कूल लग रही हैं लेकिन एक तरह से घिनौनी भी लग रही हैं बहुत,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अजीब अजीब छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के अंदर बदल रहा है और अपने दुश्मनों को उसको डॉज कर करके मार रहा है। और वो लोग जो है उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन बैटमैन उन दोनों के दोनों आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और यहीं पे शिवा जो है उसकी खूब पिटाई कर रही होती है जीन पॉल की और बोलती है कि तुमने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करा है कि तुमसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। तुम्हारे मुताबिक तुमने सिटी को एक पैरागॉन के अंदर बदल दिया है जो कि डिसिप्लिन और कंट्रोल का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है असलियत में। तुम सिर्फ एक एडिक्ट हो जिसको वेनम की लत लगी हुई है और वो अपने रास्ते में आई हुई हर एक चीज को कुचल देता है अपने फायदे के लिए। यहाँ तक कि मेरा पति बेन जो था उसने भी उस वेनम का पीछा छोड़ दिया था जब उसको पता लगा था कि ये चीज़ उसको स्ट्रॉन्ग तो बनाती है लेकिन उसका दिमाग भी ज़रूर ख़राब कर देती है। लेकिन तुमने इतने सालों के अंदर भी इससे अपनी जान नहीं छुड़वाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब वो यहाँ पे पिटाई करी होती है तो अगले पल ही जो है यहाँ पे टॉर्नो आके गिरता है और उसका ध्यान वहाँ पे भटता है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके मुंह पे वो लात मारता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, लेकिन आज जैसा कि मेरे सामने एक खतरनाक किस्म का क्राइसिस आ गया है तो मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं अभी वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे थे। मुझे सिर्फ एक नई सोर्स की ज़रूरत है जो कि मुझे सारी की सारी शक्तियाँ दे सके। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो है टॉर्नो का हाथ उसके धड़ से उखाड़ देता है अपने बेयर हैंड से। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है कि वो उसको वहाँ पे उठा के दूर फेंकता है। उसके हाथ के अंदर से जो ब्लड गिर रहा होता है वो अपने मुंह के ऊपर गिराता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके ब्लड के अंदर ही वो वैनम शामिल है। और वो उसका खून पीता है और बोलता है कि हाँ अब मिला मुझे सुकून, तो बताओ कि हम कहाँ थे। और हम देखते हैं कि क्योंकि वैनम की वजह से अब वो सुपर चार्ज एक बार दोबारा हो गया है, उसको एक बूस्ट मिल गया है, तो वो यहाँ से शिवा की तरफ आता है और उसको पंचेस मारना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा आगे बढ़े वहीं पे बैटमैन उससे मुकाबला करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम्हारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है जीन पॉल, अब ये तमाशा ख़त्म करो, क्योंकि अब ये चीज़ें उस तरह से नहीं ख़त्म होने वाली जिस तरह से तुमने इसको बिलीव किया था। अब चीज़ें बद से बदतरीन हो रही हैं। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि टॉर्नो जिसका हाथ में से इस वक्त खून बह रहा होता है वो टॉर्च बियरर की टॉर्च लेता है और अपने हाथ को जलाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जीन बैटमैन ब्रूस को पकड़ता है पीछे से आके और उसके गले पे उसको काटते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ब्रूस कि मैं किस चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ, तुम्हें कभी कोई आइडिया था ही नहीं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि ब्रूस को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर से एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और वहीं पे बैटमैन जो है शिवा को उससे दूर लेके जाता है। मैं एक ऐसा बैटमैन हूँ जिसको ड्राइव करता है फेथ, मैं फेथ के जरिए चलता हूँ, लेकिन तुम एक ऐसे बैटमैन थे जिसको सिर्फ मोटिवेशन मिलती थी डर से। जिसकी मोटिवेशन ही डर हो तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से एक बहुत बड़ा सा पीस उठाता है पत्थर का और उठा के बैटमैन और शिवा की तरफ फेंकता है, जिसके अंदर वो दोनों धंस जाते हैं। और बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह पे, तुम बिल्कुल ठीक थे कि तुम मुझसे डरा करते थे ब्रूस, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ फेल होने के लिए। और रही बात तुम्हारी, तो तुम तो हमेशा से डेस्टिन थे हारने के लिए, गिरने के लिए, टूटने के लिए। लेकिन आखिर में तुम जानते हो कि सिर्फ एक ही बैटमैन रह सकता है और वो। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा होता है वहाँ से हम देखते हैं कि टॉर्नो टॉर्च बियरर का हाथ लेकर आता है और उसके सीने के आर पार कर देता है। और इस तरह जब वो वहाँ पे गिरता है और इस तरह हम देखते हैं कि बेन का बेटा जो है वो सेम उसी तरह से उसकी कमर तोड़ता है जिस तरह बेन ने कभी ब्रूस की तोड़ी थी, और उठा के उसको वहाँ पे फेंक देता है। और टॉर्ने बोलता है कि ये सब खत्म हो चुका है, अब तुम हार चुके हो। और वो बोलता है कि वी डिड इट, हमने सच में ये कर दिखाया है। तो शिवा बोलती है कि हाँ सच में, मेरे ख्याल से हमने इस बार कुछ कर ही दिया है। तो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें सिटी को दोबारा से खोल देना चाहिए, इसको गौतम को हमें बाकी दुनियाओं के साथ रिकनेक्ट करना चाहिए ताकि सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकें और ये दुनिया वैसी हो सके जैसे पहले कभी हुआ करती थी एक साथ। तो वहीं पे ब्रूस बोलता है लेकिन ये दुनिया तो टूट चुकी है। तो टॉर्ने बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसी चीज़ के ऊपर तो हम कब से बात कर रहे हैं और हमारी इस जंग का यही तो मकसद था कि इस सब के बाद हम इसको दोबारा गौतम को दुनिया से कनेक्ट करेंगे और हम सब मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रूस बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तो शिवा बोलती है कि क्या मतलब ब्रूस, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन हम ब्रूस देखते हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा ईविल हमें नजर आ रहा है और बोलता है आज रात यहाँ पे तुम लोग एक मिशन पे आए थे और वो मिशन था दुनिया को बचाने का। तुम लोग यहाँ इसीलिए आए ताकि तुम गौतम को रिकनेक्ट कर सको और गौतम की मदद ले सको और उसके लोगों की मदद, ताकि तुम दुनिया को हील कर सको। लेकिन सच तो ये है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको हील नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक बार टूट जाएं तो चाहे आप कुछ भी कर लें लेकिन उनको फिक्स नहीं किया जा सकता है। और कभी कभार कुछ चीज़ों को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उनको जड़ से ख़त्म करके दोबारा से बनाया जाए, और फिर उसको अपनी परवाह खुद ही करनी पड़ती है। जो चीज़ दुनिया के लिए बेहतर है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ गौतम के लिए भी बेहतर हो। और हम देखते हैं कि दरअसल ये बैटमैन यानी ब्रूस, जिसकी इन लोगों ने मदद करी है, जो कि इतने साल से कैद के अंदर था, अब जब उसको एक मौका मिला अच्छा इंसान बनने का, लेकिन उसने, और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिवा और टॉर्ने दोनों को ही अपने एक ब्लास्ट के जरिए जो है नैनाइट्स का उनकी बॉडी के अंदर छेद कर देता है, उनकी जान ले लेता है। यहीं पे ब्रूस जीन की तरफ आता है और बोलता है कि 30 सालों तक तुमने मुझे फोर्स करा वो सब देखने के लिए जिसको मैं आज तक कभी नहीं चाहता था। तुमने मेरा नाम इस्तेमाल करा वो सब करने के लिए जो मैं कभी भी नहीं चाहता था। तुम इन सब में सही जरूर थे एक जगह पे कि तुमने सिटी को सबके बीच खड़ा करके रखा है। पूरी दुनिया जल रही है तो ये सिटी अभी भी जिंदा है,
अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, जो कि अब तुम्हारी भी गलती है, कि तुमने अपने आप से ज़्यादा भरोसा किसी और पे करा था। तुमने अपने आप पे कभी रिलाई नहीं किया। लेकिन अब थैंकफुली मैं वो गलती कभी दोबारा नहीं दोहराने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं अब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। गौतम अब मेरी है और मैं उसका रहूँगा। और इस तरह हमें टेम्पस बताता है कि एक चॉइस, एक मूवमेंट, यही वो थिनेस्ट बैरियर है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। यही वो बैरियर है जो कि बदल देता है उस चीज़ को जो कि कभी हो सकती थी या होने वाली थी। ये एक मूवमेंट जो आप चूज करते हैं, इसकी वजह से हर चीज़ बदल के रह जाती है। इस चीज़ को देख के अंदाजा हो गया है कि एक अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पेन ब्रूस वेन ने जो है डेकेड्स के लिए सहा है, और उसके बाद वो इस डार्कनेस का शिकार हो ही गया। और इस सब की वजह से फाइनली ब्रूस वेन ने अपने ऊपर से गिव अप कर दिया और अपने आप को डार्कनेस के नाम कर दिया। उसने एक ऐसी लेगेसी अपने सामने फॉर्ज कर दी है जिसके आगे अब कोई सक्सेसर नहीं हो सकता है। ये बैटमैन द ब्रोकन था। जैसा कि क्राइसिस हमारी तरफ तेजी से आ रहे हैं, मैं अपनी नज़रें इस डार्क मल्टीवर्स के ऊपर गड़ाए रखा हूँ और ढूंढ रहा हूँ एक ऐसे वर्ल्ड को, एक ऐसे इंसान को जो कि हमारी इस क्राइसिस के अंदर मदद कर सके। लेकिन परहैप्स इस दुनिया के अंदर मैंने उम्मीद कुछ ज़्यादा ही लगा ली थी। ये दुनिया वाकई में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है। एटलीस्ट अगर मैं इस दुनिया की बात करूँ तो इस दुनिया के अंदर अब कोई होप नहीं बची है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो बैटमैन है यानी कि ब्रूस, अब उसने इस पूरी की पूरी गॉथम सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो कि सेंट बैटमैन पहले कभी किया करता था, अब वो वही करेगा, लेकिन अपने अंदाजे से और उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीकों से। तो ये बैटमैन एक इविल बैटमैन बन चुका है, और इसके एक कदम उठाने की वजह से ये पूरी की पूरी यूनिवर्स डार्कनेस का शिकार हो गई है और डार्क मल्टीवर्स का हिस्सा बन गई है। और टेम्पस जैसा कि इस मल्टीवर्स के अंदर एक हीरो को ढूंढ रहा था, लेकिन जिस अर्थ के ऊपर उसने नजर डाली वो अर्थ जो थी अब डार्कनेस का शिकार हो चुकी है। अब यहाँ से कोई वापसी का जरिया नहीं था। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन गॉथम के अंदर खड़ा होता है और सेंट बैटमैन की लाश उसने सबके सामने लटका दी होती है। दी एंड। सो गाइस, हमारी यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी थी और मुझे पता है कि आप लोगों ने इसको पूरा देखा होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो इस स्टोरी का मकसद यही था कि ये कुछ इवेंट ऐसे थे जो कि हमारी दुनिया के अंदर हुए, जहाँ पे बेन ने बैटमैन की कमर तोड़ दी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर इवेंट है। इसके ऊपर मीम्स आपने बार बार देखी होंगी और कहीं ना कहीं रेफरेंस तो देखा ही होगा। लेकिन जैसा कि असली दुनिया के अंदर बैटमैन अपनी जो है रीढ़ की हड्डी दोबारा रिकवर करता है, ट्रेन होता है और बैटमैन बनता है, इस दुनिया के अंदर उसने अपना बैटमैन का मेंटल एक विलन को दे दिया था जो कि अज़ाज़िल के नाम से था। और जब उसको इस गलती का एहसास और जब उसने अपना मेंटल वापसी चाहा तो अज़ाज़िल ने उल्टा उसको ही कैद कर लिया और गौतम के ऊपर राज करना शुरू कर दिया और उसके अपने राज के अंदर बहुत ज़्यादा ईविल काम किए। लेकिन जब इतने सालों के बाद यानी 30 साल के बाद ब्रूस को दोबारा मौका मिला अपनी गलती को सुधारने का और दोबारा से एक बार बैटमैन बनने का, जो कि वो कभी हुआ करता था, लेकिन इस बार उसने जो है एक ईविल साइड चुन ली, क्योंकि 30 साल जो उसको तकलीफ पहुंची है वो दर्द कुछ ज़्यादा ही था इस बैटमैन के लिए। इतना था कि वो एक अच्छा इंसान अब नहीं रहा, और इसीलिए हमने देखा कि इसके आखिर में वो खुद एक ईविल बैटमैन बन चुका है, जिसकी वजह से ये मल्टीवर्स एक डार्कनेस का हिस्सा बन चुकी है। तो टेम्पस की बातों से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि डीसी कॉमिक्स के अंदर कोई ज़बरदस्त किस्म का बड़ा इवेंट आने वाला है, जिसकी वो बार बार जिक्र कर रहा है क्राइसिस के नाम से। और क्राइसिस आपको पता है कि डीसी के अंदर बहुत बड़े इवेंट्स को कहा जाता है जो कि हर 10-15 साल में होते ही रहते हैं, और अब तक 3 से 4 क्राइसिस के इवेंट हो चुके हैं। और ये इवेंट्स कोई छोटे मोटे इवेंट्स नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पे होते हैं। और इस बार का क्राइसिस का जो इवेंट आने वाला है वो देख के साफ लग रहा है कि उसके अंदर डार्क मल्टीवर्स भी शामिल होगी। तो अभी के लिए तो हम अपनी टेल्स ऑफ मल्टीवर्स को कंटिन्यू रखेंगे अपने संडे सीरीज के अंदर, और इसके बाकी के 4 एपिसोड देखेंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इशू है उसका नाम है द डेथ ऑफ सुपरमैन। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की स्टोरीज जो कि डार्क हों और ब्रूटल हों और बैटमैन की हों वो बहुत ही कम होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स मुझे दें। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग मुझे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे मैं ताकि डीसी के कॉमिक्स को आगे इसी तरह बनाता रहूँ। साथ ही साथ आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे की बाकी सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर। मिलते हैं नेक्स्ट संडे इसी सीरीज के एपिसोड 2 के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।